नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। बात हो रही है विधानसभा चुनाव की। आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। हर राजनीतिक दल अपने अपने दावेदारी को पेश करने के लिए जनता के बीच उतर चुके हैं। खास तौर पर इस कोरोना महामारी और बाढ़ के त्रस्त होने के बाद जनता तक जनप्रतिनिधि पहुंचना शुरू कर गए हैं। लेकिन हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपनी अपनी मांगे होती है, खास तौर पर विधायकों के नजरिए से। ऐसा ही एक विधानसभा है परानपुर, जहां के लोगों की मांग है कि उनका अपना ही बेटा विधानसभा लड़े। इसी मांग को लेकर विधानसभा क्षेत्र के आजमनगर प्रखंड में कई लोगों ने लगातार मांग की है, सवाल उठाए हैं कि उनका एक लोकल नेता होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से जब परानपुर की राजनीति चल रही आ रही है, वहां पर कोई भी अब तक ऐसा विधायक नहीं आया हो जो परानपुर का निजी और स्थायी निवासी हो। ऐसे में लगातार ये मांग होते आ रही है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमने कई लोगों से बातचीत की है। हम लोगों ने जानने की कोशिश की है इस क्षेत्र में कि क्या कुछ बदलाव आ सकता है कोरोना काल में, कितना उचित है ये चुनाव, और अगर चुनाव वो लड़ते हैं तो क्या खास हो सकता है। इसी क्रम में हमने बात की है परानपुर से खुद की महागठबंधन से दावेदारी पेश कर रहे हैं मोहम्मद सैयद आलम उर्फ पिंकू के बारे में हम आपको बता दें कि इन्होंने 20 साल की लंबी राजनीति सफर को तय किया है और आज वो इस मुकाम पर हैं कि वो अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इनका छोटा सा इतिहास ये भी है कि 17 साल से ही वो सक्रिय राजनीति में उतर चुके थे। राष्ट्रीय जनता दल के एक कद्दावर नेता के तौर पर परानपुर में जाने जाते हैं और इनके इतिहास जो है इनका पारंपरिक तौर पर चला आ रहा है। पारिवारिक मामले में अगर इनकी हस्तक्षेप हम करते हुए घुसे हैं तो इनके पिताजी कदवा से विधायक भी रह चुके हैं, जिनका नाम अब्दुल जलील था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता रहे हैं और तारिक अनवर के साथ मिलकर यहाँ विधानसभा चुनाव कदवा में लड़े हैं और विधायक भी रहे हैं। अब उनके बेटे चाहते हैं कि वो परानपुर से खुद की दावेदारी को देखना, क्योंकि वो क्षेत्र के बेटा भी है और क्षेत्र की जनता की ये मांग भी है। आइए सुनते हैं मोहम्मद सैयद आलम उर्फ पिंकू से कि क्या उनकी रणनीति है और अगर चुनाव में दावेदारी का मौका मिलता है तो क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है इस रणनीति को लेकर। खास तौर पर उनसे हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में चुनाव होना कितना उचित है। सर, आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा वक्त में चुनाव की तैयारी जो कर रही है सरकार, कोरोना काल में आप किस नज़र से देखते हैं इस चुनावी मुद्दे को? अभी जो सरकार ने जो फैसला लिया है ये बहुत गलत फैसला है। कोरोना सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान नहीं, ये पूरी दुनिया में ज़बरदस्त रूप धारण कर रही है। खास करके बिहार में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना काल में चुनाव कराना बहुत ही गलत है। और जो भयावह स्थिति है, इस स्थिति में सभी पार्टियां, सभी दल के लोग और सभी पार्टी के आलाकमान जेडीयू और बीजेपी को छोड़कर नहीं चाह रही है कि ऐसी परिस्थिति में चुनाव हो। अगर सरकार ज़बरदस्ती चुनाव कराना चाहती है तो हम इलेक्शन कमिश्नर से भी मांग करेंगे कि ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं कराए। अगर चुनाव होता है तो व्यापक पैमाने पर लोगों को जान जाने की खतरा है। लोग कोरोना जैसे महामारी से ग्रसित हो सकते हैं, उनकी जान जा सकती है। तो अभी ये सीजन नहीं है, अक्टूबर में चुनाव होना है। अगर सरकार और इलेक्शन कमिश्नर चुनाव नहीं कराए तो बेहतर होगा। आज देख लीजिए कि क्या स्थिति है कोरोना की। दिन प्रतिदिन लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है बिहार में भी, और सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार कैसे गद्दी पर बैठे, कैसे उनकी सरकार बने, उसकी चिंता है। आम लोगों की इसको परवाह नहीं है। आज आप देख लीजिए
कि लगातार कोरोना महामारी बढ़ने के बावजूद इसके पास जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, मास्क की कोई व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है। दिन प्रतिदिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हॉस्पिटल, आप स्वास्थ्य केंद्र के हालात को ले लीजिए, वहाँ पर मरीज का बैठे बैठे इलाज हो रहा है, मरीजों के लिए सीट नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि मत पूछिए। कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो रही है, लगातार कोरोना से लोगों की जान जा रही है। हम और हमारी पार्टी भी लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रही है कि इस कोरोना के संकट में इलेक्शन कराना मुझे कहीं से उचित नहीं लगता है। अगर सरकार चुनाव कराती है तो ये डायरेक्ट तौर पर मैं यही कहूँगा कि उसको जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, जनता की हालत की चिंता नहीं है। जनता जो करे, हमें सत्ता से मतलब है, हमें गद्दी से मतलब है, जनता भाड़ में जाए। मेरे नज़रिए से तो नहीं लगता है कि कहीं पर विकास हुआ है। सिर्फ इस क्षेत्र में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों का जो जातिवाद को बढ़ावा दिया है, जातिवाद का विकास किया है। आज आप देख लीजिए, आप कई क्षेत्रों में जाएंगे, आप उस पार जो हरियाणा है, हरनागर है, शीतलपुर है, आज भी लोगों को परेशानी है। चाहे वो रोड के क्षेत्र में ले लीजिए या स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में ले लीजिए, कई स्वास्थ्य केंद्र बने हैं लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नदारद हैं। आप रोड की स्थिति देख लीजिए कि कितनी बदतर है। आप बिजली की भी स्थिति देख रहे हैं कि कितनी बदतर है। आप पानी की स्थिति देखिए, बाढ़ का मौसम है, आज तक सरकार उस 5 पंचायत के लिए कोई भी निदान निकालने का काम नहीं किया। आप अगर आजमनगर के इधर के पंचायतों में देखेंगे कि आप ये देख लीजिए, आजमनगर टू सालमा दमदमा बांध का क्या हालात है। लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं, साइकिल नहीं चला जा सकता है, 4 चक्का तो दूर की बात है, 4 व्हीलर। आप देख लीजिए कि चन्नी पोखर से लेकर के जो महेशपुर शीतलमणि गायघट्टा होकर के जो बंगाल को जोड़ती है, जो मुख्य सड़क है, यहाँ के लोगों के जीने का जो एक सहारा है, जो उस रोड से व्यापार धंधा चलता है, उस रोड की ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, विकास की रोशनी दूर दूर तक नहीं है। आज आप सालमारी में देख लीजिए, लगातार बिजली गायब रहती है, बिजली नहीं है, कोई ढंग से कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। कोई आदमी को सांप काटता है तो उसकी स्थिति देखिए, यहाँ पर दवाई उपलब्ध नहीं रहता है। हर चीज़ में थाना हो, धांधली को आज तक ये रोकने में नाकाम रहे। सीईओ बीडीओ जो लोग जाते हैं मिलने के लिए, उनकी समस्या को कतई नहीं सुनते हैं। तो किसी चीज़ पर विकास तो विकास अपने जगह पर है, लेकिन आम इंसान की भी जिंदगी ये मंत्री के काल में दुभर हो चुका है। आम इंसान के लोगों की जिंदगी बदतर हो गई है, उसके सुख दुख और दर्द को पूछने वाला नहीं है। विकास अपने जगह पर है, लेकिन जो आम इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो बैंक, ब्लॉक, हॉस्पिटल, थाना, ये जो 4 जगह आम इंसान को जो ज़रूरत पड़ता है, वहाँ की भी हालत बद से बदतर है। पदाधिकारी बेलगाम है, पदाधिकारी आम लोगों के भी दर्द को और तकलीफ को महसूस नहीं कर रहा है। कहीं ज़मीन का झगड़ा तो कहीं भाई भाई का झगड़ा, हर तरफ व्यापक धांधली है। सरकार और सरकार के मंत्री इस काम में पूरी तरह फेलियर है, नाकाम है। सारे सेक्टर यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं। किसी भी चीज़ का उन्होंने यहाँ के जनताओं के लिए समाधान करने का काम नहीं किया है। चाहे सिर्फ उन्होंने काट खेला है हिंदू और मुसलमानों का, दूसरा कोई विकास नहीं है। मैं पत्रकार महोदय से भी कहना चाहूँगा कि आप इलाके का हर कोना घूम लो और बता दो कि विकास कहाँ हुआ है। कोई भी विकास नहीं हुआ है।
और इसके शासनकाल में सिर्फ धांधली हुई है, और हुई है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान जातिगत सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है। अगर आने वाले दिन में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, और बनेगी भी मुझे पूरी उम्मीद है, तो जो सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव का जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो पुल पुलिया जो अधूरा रह गया है, उस पुल पुलिया को हम लोग बनवाने का काम करेंगे। उसके लिए आगे की लड़ाई की रणनीति हम लोग बैठ करके बनाएंगे। हमारे वालिद साहब 1990 में पहली बार विधानसभा जीत के गए, उस समय हम लोग छोटे छोटे थे। 2000 से लगातार हम लोग राजनीति में सक्रिय हैं, और लगातार 20 वर्षों से लोगों के सुख दुख मुसीबत में हम लोग शामिल हो रहे हैं। अगर हमें जनता अगर मौका देती है, तो मैं ज़रूर ये दावे के साथ कहूँगा, जो यहाँ की स्थिति बद से बदतर है, यहाँ की स्थिति को सुधारने का काम करूँगा। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के सेक्टर में हो, चाहे वो अन्य लोग की जो स्थिति बदतर है, थाना ब्लॉक बैंक हॉस्पिटल में, जो आम इंसान का जो दर्द को जिन्होंने महसूस नहीं किया है, उस दर्द को, आम इंसान के दर्द को पिंकू जरूर महसूस करेगा। अगर ये चुनाव जीत के जाती है, लोगों का दुआ प्यार और सहानुभूति मिलती है, तो इसकी आवाज़ सड़क से लेकर के विधानसभा के पटल पर जरूर रखी जाएगी। विधानसभा में यहाँ की समस्याओं की गूंज पत्रकार महोदय मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर सुनेंगे।